नाउ बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा बेस क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात समझो, व्हाट इज अ बेस, डेफिनेशन क्या है बेस की। देखिए बेटा, स्पीसीज विच डोनेट लोन पेयर, जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, या फिर स्पीसीज विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, वो भी बेस हो गया, या फिर स्पीसीज विच लिबरेट OH नेगेटिव आयन इन एक्वस मीडियम, ये भी बेस हुआ। ठीक है, लेकिन OH नेगेटिव आयन हमारे कोर्सेज में आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? जरा रीज़न समझो। जैसे अमोनिया, बेटा अमोनिया बेस है तो इसके पास तो OH नहीं है, NaOH बेस है, इसके पास OH है, तो इस तरह के तो कंपाउंड आएंगे नहीं। हमारे पास कंपाउंड कैसे आएंगे? हमारे पास आएंगे एनिलीन टाइप के कंपाउंड। एनिलीन आ गया तो इसके बाद लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से ही बेसिक हुआ। ठीक है, अमोनिया बेस है, लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से बेसिक हुआ। तो बोलते हो कि ये बेसिक है। जैसे सपोज करो कोई भी बेस लिया मैंने, सपोज दैट हमने कोई बेस लिया BOH, बेटे का बेस BOH। ठीक है, अब इस बेस ने क्या किया, एक्वस मीडियम में डाला हमने इसको। इन एक्वस मीडियम ये डिसोशिएट हो गया इनटू द B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? अच्छा, बेस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर KB और PKB के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। NCERT में खूब सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं ऐसे। PKB वैल्यूज़ क्या है, PKB ऑर्डर क्या है, KB ऑर्डर क्या है, एंड सो ऑन। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अगर BOH है तो इसका KB वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज KB? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस एट इक्विलिब्रियम। क्या बनेगा बेटा? B पॉजिटिव कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन BOH कंसंट्रेशन। दिस इज द बेस। तो वन कुड डिफाइन दैट बेसिक नेचर, जो इसका बेसिक नेचर होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। जैसे हमने एसिड में किया था वैसे यहाँ करेंगे। सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे उतना ही अच्छा बेसिक होगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर ये बेस है, अगर ये बेस है तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, या फिर कटायन ऑफ, इसको हम कटायन ऑफ बेस कहेंगे, या इसी को हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो ये भी कहा जा सकता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कटायन ऑफ बेस, या फिर इसी को क्या कहा हमने? कॉन्जुगेट एसिड। ये बात भी बोली जा सकती है। या फिर आप ये भी कह सकते हो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? KB वैल्यू, KB वैल्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और हमें पता है PKB जो होता है इट इज माइनस लॉग ऑफ KB, या फिर हम इसको ऐसे ले सकते हैं 1 अपॉन लॉग KB, बोल सकते हैं ना। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB वैल्यू, जिसकी PKB वैल्यू उसका बेसिक नेचर कम। ये बात भी बोली जा सकती है। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर जिसमें OH होता है तो उसके थ्रू हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जिसके अंदर OH होगा वहां। लेकिन पूरा चैप्टर जो चलता है ना वो इन दो पॉइंट्स पे चलता है बेटा। ये वाली तो बातें बेटा 10th की हो गई, OH नेगेटिव आयन वाली, ये तो 10th लेवल की। 11th-12th में हम लोग इसके बेसिस पे पढ़ेंगे, IIT नीट पे इस पे क्वेश्चंस आएंगे, और मेनली तो हम ये पढ़ेंगे विच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। नोट डाउन दिस फास्ट। देखिए बेटा, किसी भी बेस को बताने के लिए हम ये बोलते हैं कि बेस वो होता है जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन। प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाते हैं बेस। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव आयन। तो पूरा चैप्टर इसी बात पे चलेगा कि H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। बात समझ में आई? तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से, अच्छा एक्सेप्ट होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए बेटा? कोई भी चीज प्रोटॉन आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है इसका मतलब H पॉजिटिव आ रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की खूब सारी कमी है। ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि ढेर सारा मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी रहे।
तो मैं एक बात पहले बता दूं आपको कि बेसिक नेचर जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो ये चाहेगा कि आसानी से इसको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके पास खूब सारे लोन पेयर हो, जिसके पास खूब सारा नेगेटिव चार्ज हो, तब जाके आसानी से बनाएगा। और एक और बात बताओ, एक पॉजिटिव और एक लोन पेयर के बीच में अगर बॉन्डिंग होती तो क्या होता है? एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव के बीच में बॉन्डिंग होती है तो क्या होता है बेटा? जहाँ लोन पेयर होता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक बॉन्ड बन जाता है। ये याद है ना अच्छे से? ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम लोग लेते हैं कोई बेस B, लेट अस से टेक अ बेस B जिसके पास लोन पेयर है और इस पे कोई प्रोटॉन आके अटैक करता है। जैसे ये प्रोटॉन अटैक करेगा क्या बनेगा बेटा? इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। नाउ दिस स्पीसीज इज कॉल्ड एज, अब इसे क्या कहेंगे हम लोग? ये अगर कोई बेस है तो इसे क्या कहेंगे? द कटायन ऑफ बेस, क्योंकि कटायन बन गया तो इसे कहा जाएगा कटायन ऑफ बेस, या दूसरा नाम इसका क्या दिया हमने? कॉन्जुगेट एसिड। अब एक बात समझना, अगर ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। मोर द स्टेबल द कटायन ऑफ बेस इज, मोर द बेसिक द कंपाउंड इज। बात समझ में आई? तो हम ये बोलेंगे। अच्छा एक और बात, ये बात ऐसे बोली जा रही है कि अगर ये मोर स्टेबल है तो डेफिनेटली ये लेस स्टेबल रहा होगा, लेस स्टेबल। और अगर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन देखें हम लोग तो ये फॉरवर्ड जा रही है, तो फॉरवर्ड तो तभी जाएगी ना जब ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल मतलब अनस्टेबल है, और बेस और एसिड क्या होता है? अनस्टेबल होते हैं, तभी तो रिएक्शन करते हैं फटाफट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाती है तो ये स्टेबल केस बनाएगा। दिस इज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। अब दूसरी बात, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट जरूर लिख सकते हैं कि मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट एसिड, मोर बेसिक द बेस। बात सही है? तो बेसिक नेचर इज ऑलवेज, देखो मैं यहां पे एक एक पॉइंट को मगअप करता जाऊंगा एक साथ, सबको एक साथ लिंक कर देंगे। बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। पहला पॉइंट ये हो गया। अब एक और चीज, ये H पॉजिटिव आयन इसके पर अटैक क्यों किया? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, वहाँ लोन पेयर ज़्यादा था। लेकिन बेटा अभी एक सवाल ये भी आ जाएगा, लोन पेयर तो है, क्या अवेलेबल लोन पेयर है? क्या अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ आपको कंपाउंड का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज पैरिडीन। और दूसरा कंपाउंड ले लो, ये दोनों के पास लोन पेयर है भैया, दोनों के पास लोन पेयर है। तो अगर कहीं से H पॉजिटिव आने की कोशिश करेगा, दोनों पर H पॉजिटिव का अटैक करवाते हैं, तो बेटा H पॉजिटिव कहाँ अटैक कर पाएगा? A पे कर पाएगा कि B पे कर पाएगा? A पे कर पाएगा। B पे कर पाएगा। बेसिक नेचर में यही पंगा बेटा। आपने कैसे कह दिया A पे कर दिया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ है? ज़्यादा कहाँ है? क्या ये लोन पेयर अवेलेबल है इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट? भाई H पॉजिटिव को अटैक करना है तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चाहिए आपको, मतलब लोन पेयर वहाँ होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ताकि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर पाए, अटैक कर पाए, तभी तो बेसिक नेचर डिफाइन होगा। अब जरा देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो रहा है। ये जो लोन पेयर है आपका, क्या ये रेजोनेंस में जा रहा है नहीं जा रहा? चलो एक सेकेंड, क्या ये रेजोनेंस में जा रहा है नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। तो दिस लोन पेयर, हाँ ए सही था आपका, दिस लोन पेयर नॉट गोज इन रेजोनेंस। और ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में नहीं जाता, लोन पेयर है, उसे कहा जाता है लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम इसको? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक होता है लोकलाइज, एक होता है डीलोकलाइज। डीलोकलाइज क्या होता है? जो लोन पेयर
मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब ये वाला लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये वाला जो लोन पेयर है, लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, मतलब ये यहां पर है ही नहीं। और ऐसे लोन पेयर को हम क्या कहेंगे? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर। बात समझ में आ गई? तो जरा सोच के बताओ, लोन पेयर कहां टिका रहा, ए में कि बी में? ए में रहा। तो अगर ए में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी रही, अवेलेबल लोन पेयर है, तो H पॉजिटिव आसानी से अटैक कर पाएगा। इसका मतलब A इज मोर बेसिक देन B। बात समझ में आई? जो आपने बात कही थी वो तुक्के में कह दी, बस रीजन नहीं पता था तुम्हें। तो A इज मोर बेसिक देन B। तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, तभी जाके लोन आपको बेस बन पाएगा। क्या ये बात समझ में आई? नोट डाउन नाउ सी। कुछ क्वेश्चंस देता हूं और बताना विच इज मोर बेसिक। हाँ जी बेटा, टेल मी विच इज मोर बेसिक। हमें ये बताना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कहाँ पर है, वो ज़्यादा बेसिक होगा। जरा देखो यहाँ पर दोनों जगह रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। देखो ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, मतलब यहाँ पर तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस चला गया। क्या हो गया? एक्सटेंडेड रेजोनेंस हुआ। और यहाँ पर देखेंगे तो डबल सिंगल डबल, बस आगे बंद। तो यहाँ पर एक तरह से नॉर्मल रेजोनेंस हुआ। और आपको पता है दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉर्मल रेजोनेंस और उसके बाद क्रॉस रेजोनेंस। 3 रेजोनेंस बताए थे ना आपको। तो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है क्रॉस रेजोनेंस, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एक्सटेंडेड रेजोनेंस। ठीक है, लेकिन बेसिक नेचर बताने के लिए आपको तो बस एक बात देखनी है, क्या लोन पेयर वहाँ पे टिक रहा है या नहीं टिक रहा। तो इस केस में मोर रेजोनेंस हो रहा है भैया, मोर रेजोनेंस हो रहा है। मोर रेजोनेंस की वजह से ये मोर डिलोकलाइज हुआ, मोर डीलोकलाइज हुआ। यहां पर लेस रेजोनेंस हुआ और लेस रेजोनेंस की वजह से लेस डीलोकलाइज हुआ, लेस डीलोकलाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो बेटा आप मुझे बताइए, दोनों ही स्टेबल है अपने आप में, ठीक है, लेकिन फिर भी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहाँ ज़्यादा रहेगी? क्या इस केस में ज़्यादा रहेगी कि इस केस में ज़्यादा रहेगी? बी में ज़्यादा रहेगी, ये बात साफ दिख रहा है। ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है तो उसका मतलब कुछ हिस्सा तो लोन पेयर का वहाँ रहेगा, कुछ टाइम के लिए ही रहे, लेकिन रहेगा तो सही। तो H पॉजिटिव आगे अगर अटैक करेगा तो कौन ज़्यादा बेसिक बनेगा आपका? B इज़ मोर बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना B इज़ मोर बेसिक देन A ड्यू टू लेस डिकोलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर NH2। NH2 के पास ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रॉन रहेगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, देखो फटाफट। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन, ये लिख लेना बेटा। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन, इसको मैं हमेशा SIP बोलूंगा, बस बात खत्म। मतलब साफ ही हो रहा है
क्या हो रहा है, प्रोटॉन के रास्ते में कोई बड़ा सा बल्कि ग्रुप आ गया जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड हुई, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ प्रोटॉन्स। और मेनली ये बात बोली जाती है इन केस ऑफ एनिलीन। ये जरा देखिए NH2 लोन पेयर है, ठीक है, और इस पर बेटा अटैक करवाते हैं H पॉजिटिव का, तो ये बनाएगा, क्यों ना आप इसको ऐसे लिखो भैया, इसे कहा जाता है एनिलीनियम आयन। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है कि मेटा डायरेक्टिव है? जरा देखो, मैंने आपको बताया था ना, याद करो कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, किस तरह का इफेक्ट शो करते हैं? माइनस है। और अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है, किस तरह का शो करेंगे? प्लस एम। ये पता है ना। अब जितने भी माइनस एम वाले ग्रुप होते हैं, अगर ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है तो पूरे के पूरे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे किस तरह का चार्ज होगा? ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे किस तरह का चार्ज होगा? बेटा जो ग्रुप पे चार्ज होता है वही उस पे होता है, वही चार्ज ऑर्थो पैरा पोजीशन पे भी रहता है, ठीक है। तो इस तरह के ग्रुप जो होंगे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे किस तरह का चार्ज डेवलप करेंगे? पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे। जबकि इस तरह के चार्ज जो होंगे वो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेंगे। बात समझ में आई? एक और चीज, अगर ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया मतलब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घुस गई, मतलब ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे जी। और ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे अपन? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में जाती है तो रिंग को एक्टिवेट कर दिया उसने, अगर रिंग से बाहर जाती है तो डीएक्टिवेट कर दिया। तो ऐसे वाले ग्रुप को, जो प्लस एम वाले ग्रुप होते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स। और ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो इसका मतलब रिलेटिव टू ऑर्थो पैरा मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, और इसीलिए ऐसे ग्रुप को कहा जाता है मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स। मतलब आने वाला कंपाउंड कहां पे जुड़ेगा भैया? मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो मुझे ये बताओ, ये जो एनिलीनियम आयन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है कि मेटा डायरेक्टिव है? ये आने वाले जो ग्रुप पे चार्ज कैसा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ये किस तरह का इफेक्ट शो करने वाला? माइनस एम प्लस एम? माइनस एम शो करेगा। माइनस एम शो करेगा तो फिर कैसा हो गया बेटा? मेटा डायरेक्टिव। तो इसका मतलब ये मेटा डायरेक्टिव है। भाई नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन पढ़ लिया? पढ़ा है नहीं पढ़ा? नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन करते हैं तो वहां पर मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड्स बनते हैं और वो इसकी वजह से बनते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे कि वाई एनिलीन, एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, एनिलीन, दिस इज एनिलीन, ये एनिलीन है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता भैया। क्यों है? बिकॉज लोन पेयर है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। बट जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो नाइट्रेशन कैसे कर, मैं आपको रिएक्शन बताता हूं बेटा। देखिए थोड़ा सा, ये NH2 है, ठीक है। नाइट्रेशन का मतलब होता है HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, नाइट्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में अटैक करवाते हैं। तो ऑर्थो पैरा की होने की वजह से ये HNO3 जो है वो इस तरह से टूट जाएगा, HONO2 में टूट जाएगा। नाइट्रो ग्रुप का अटैक होना आता है। तो नाइट्रो ग्रुप अटैक कहाँ करता है? आपका करता है ऑर्थो पे करता है, पैरा पे करता है, ठीक है। ये तो होना ही था। इसका परसेंटेज बनता है 51%, इसका परसेंटेज बनता है अराउंड 2%, प्लस यहां पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज दिखाई देती है जो कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं दिखती है हमें, कि मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट बनते हैं और वो भी काफी लार्ज अमाउंट में बनते हैं जी। ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, मेटा प्रोडक्ट्स इन हायर कंसंट्रेशन या हायर यील्ड इज फॉर्म्ड, ऑल्दो इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। ऑर्थो पैरा का ही बनना चाहिए था, फिर भी नाइट्रो बन गया। क्यों बना भैया?
इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनिलीनियम आयन। देखो भैया HNO3 है, उसने अपना काम कर दिया, H2SO4 पड़ा था, एसिड था ना वो, तो ये क्या करता है, ये H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा जी, और H पॉजिटिव आयन इसके साथ मिलकर क्या कहानी हो जाएगी बेटा, ये कहानी हो जाएगी, और वहाँ पर उस रिएक्शन के मैकेनिज्म में एनिलीनियम आयन बन जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनिलीनियम आयन। अब ये नाइट्रो ग्रुप जो होगा उसको डायरेक्ट कहाँ करेगा, मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट कर देगा, और इस वजह से लार्ज अमाउंट में नाइट्रेशन में मेटा डाइटिव प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं आपको। तो एक क्वेश्चन एनिलीन का यहां तैयार हो गया तुम्हारा, जो अक्सर आता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इन दोनों की बात चल रही थी, इसको रब करें, तो ये बात ध्यान रखना बेटा। हाँ जी, अब जरा देखिए आप, मैं बात कर रहा था SIP की, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन आया, अटैक किया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ओवर क्राउडनेस हो गया नाइट्रोजन के ऊपर, क्राउडिंग हुआ, हम इसे क्या बोलेंगे, क्राउडिंग ओवर नाइट्रोजन इंक्रीज। ये लिख लिया दिस वन। SIP को समझो थोड़ा सा, इस H पॉजिटिव के अटैक करने से क्राउडिंग ओवर नाइट्रोजन इंक्रीज हो गया। भाई हाइड्रोजन एटम तो छोटे छोटे हैं चुन्नू मुन्नू से, लेकिन फिर भी क्राउडिंग डल रहा है। अब सोचो जरा, इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या अल्काइल ग्रुप होता है तो और ज़्यादा कितना क्राउडिंग होता है, ठीक है। तो क्राउडिंग बढ़ गया, या ये कह लो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन नाइट्रोजन इंक्रीजेस। क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग का मतलब ही क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ओवर नाइट्रोजन इंक्रीज, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये कोई बेस है, दिस इज अ बेस, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा या नहीं होगा, क्योंकि कटायन बन रहा है, कटायन ऑफ बेस होगा ना ये, और हम कटायन ऑफ बेस को कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। तो क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी या घटेगी, सोच के देखो जरा, कटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, कैसे बढ़ी बताओ मुझे, और घटी तो कैसे घटी भैया बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ कटायन कैसे बढ़ रही है और कैसे घट रही है, ये दोनों चीजों को एक्सप्लेन करो एक बार। सोचो भाई, सोचो किससे से होना है, इसकी या इसकी, एनिलीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उस पर आके अटैक कर पा रहा है। यहाँ पे अटैक करने के बाद में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ये कटायन बन गया, और ये जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं ये आने वाले किसी भी एटम को रुकावट पैदा कर रहे हैं। अब तो कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। एसिड क्या होता है बेटा, एसिड वो होता है जो आसानी से H पॉजिटिव दे, यहाँ तो H पॉजिटिव का सवाल ही नहीं उठ रहा कहीं देने का। तो इसका मतलब इस वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड डिक्रीज हुई, और अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड डिक्रीज हुई तो एनिलीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया, और इसी चीज को कहते हैं SIP। अब एक और बात समझना, यहां पे कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे, प्लस H पॉजिटिव करना चाहते हैं। क्या करना चाह रहे हैं, H पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो ये जो NH2, आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्थो इफेक्ट होता है 2 में काम करता है, एक करता है बेंजोइक एसिड में, एक करता है एनिलीन में, 2 जगह काम करेगा आपका, बाकी कहीं काम नहीं करता है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये लोन पेयर तो इसके पार्ट में नहीं आएगा, तो 1, 2 और 3 ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड की तरह काउंट नहीं करेंगे। sp2 है, sp2 है, दोनों प्लेन में आ गए, लेकिन इसकी वजह से इस पर SIR लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, रेजोनेंस में रुकावट होगी या नहीं होगी, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे। तो अब क्या होगा, ये प्रोटॉन आके अटैक करना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। जरा देखिए क्या होने वाला है,
और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये सिचुएशन बनी, ठीक है। ओवर क्राउडनेस हो गया यहाँ पर भी, बड़ी भारी मात्रा में ओवर क्राउडनेस हो गया, ठीक। अब इसमें और इसमें कंपेयर करता हूँ मैं दोनों चीज़ों के अंदर, मुझे ये बताओ ज़्यादा बेसिक कौन है, ये वाला होगा कि ये वाला होगा। बेसिक समझना है, इसका मतलब क्या समझना है कि H पॉजिटिव कहाँ आसानी से अटैक कर पाया, बस बेसिक समझना है। तो बस एक बात को समझना है कि H पॉजिटिव कहाँ पर किस एटम पे आसानी से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी रही ताकि H पॉजिटिव आसानी से अटैक कर पाया, बस इस बात को समझो। तो ये H पॉजिटिव यहाँ आसानी से अटैक कर पा रहा था कि ये H पॉजिटिव यहाँ आसानी से अटैक कर पा रहा था, ऑब्वियसली ऊपर ही होगा, ठीक है। तो अगर कहीं SIP आ जाता है तो बेटा एक स्टेटमेंट जरूर लिख लेना कि बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन ऑलवेज डिक्रीजेस ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन। तो एक स्टेटमेंट जरूर लिखो कि बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन डिक्रीजेस ड्यू टू SIP। बेटा याद रखना, ऑर्थो इफेक्ट इसी को कहा जाता है। ऑर्थो इफेक्ट जो होता है बेंजोइक एसिड के केस में एसिडिक नेचर को बढ़ाता है जबकि बेसिक नेचर को घटाता है। ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक नेचर को बढ़ाता है और बेसिक नेचर को घटाता है, याद रहेगा। तो अगर SIP की जगह पे तुम लिख दो ऑर्थो इफेक्ट तो भी बात सही है बेटा, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, बुक में ऑर्थो इफेक्ट मिल जाएगा। और इसी बात को मैंने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटॉन से समझाया आपको। और एक और बात यहाँ पे लिख लेना कि एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड इंक्रीजेस ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। और वहां पे ऑर्थो इफेक्ट किसे कहा था हमने, SIR को कहा था, ठीक है। तो बेटा यहां पे एक बात और कह सकते हैं हम लोग कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर वेरी लेस बेसिक। ये बात कही जा सकती है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर वेरी लेस बेसिक, वो बहुत ज़्यादा कम बेसिक होंगे, कही जा सकती है नहीं, ठीक है। अब अगर इसको मैं मार्क कर दूं A और इसको मार्क कर दूं B, तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी पाएगी, A की पाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ A इज मोर देन द स्टेबिलिटी ऑफ B, इसीलिए दिस बेस इज मोर बेसिक देन दिस बेस। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, बेसिक नेचर जो होता है इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SIP। जहां SIP होगा वहां पर हमेशा बेसिक नेचर कम काम करेगा जी, ठीक है। अभी जितना बड़ा उस पर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बेटा। आपको क्या बताना है यहाँ पे, बेसिक ऑर्डर। तो बेसिक ऑर्डर के लिए हम क्या क्या बात बोलते हैं, जरा एक बार रिकॉल कर लो। बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कह दूं, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SIP। और तीसरी बात, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये फंडा यहां पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसी के आधार पे बताएंगे जो -I +I इफेक्ट जो लगते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, वो इन्हीं की बेसिस पे बात होगी कि कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना। अब जरा सोचो, यहां पर SIP है, यहां पर भी SIP है, यहां पर भी SIP है। जितना ज़्यादा बल्कि होगा उतना ज़्यादा SIP होगा, और जितना ज़्यादा SIP होगा उतना ही कम बेसिक नेचर होगा। तो बेसिक नेचर किसका ज़्यादा है, दैट इज A, B एंड C। ये बात समझ में आ गई। सेकंड केस में बात करो। हाँ जी बेटा, यहां पर देखिए, देखो हमें क्या करना है, हमें लोन पेयर की डेंसिटी को इंक्रीज करना है बस, या दूसरे शब्दों में ये कर लो कि प्रोटॉन आसानी से अटैक करवाए वहां पर। तो दोनों सिचुएशन में हमें एक चीज चाहिए, लोन पेयर टका रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी रहे।
तो अब जरा सोचिए, ये तो ऑर्थो पे लग गया, ऑर्थो पे लग गया तो SIP हो गया, ठीक। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसका कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, और मतलब एक तरीके से +H और +I वाले ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होंगे या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होंगे, विड्रॉइंग होंगे या फिर डोनेटिंग होंगे, सोचो। डोनेट करेंगे, तो ये भैया इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ गया। यहाँ पे तो SI पे लेके यहाँ कुछ नहीं लगा, तो बताओ बेसिक ज़्यादा कौन, दैट इज CAB। रीजन समझा सकते हो ना आप? बुक में SIP को ऑर्थो इफेक्ट बोला गया है, तो वहाँ सीधा लिखते हैं ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, बस बात खत्म करते हैं और कुछ नहीं। तो तुम भी बोल देना ड्यू टू SIP या ऑर्थो इफेक्ट, बात खत्म कर दें। चलो अब आगे फिर से SIP है, यहाँ पर भी SIP है, यहाँ पर भी SIP है, ज़्यादा बल्कि ज़्यादा SIP, ज़्यादा SIP, तो इसका मतलब आने वाले प्रोटॉन को जगह कम मिलेगी आपको। तो कौन ज़्यादा हो गया, ABC। इस केस में देखते हैं बेटा, NO2 लगा है पैरा पोजीशन पे, तो कौन सा इफेक्ट देगा, -M और -I। यहाँ पर CN है, -M -I, CH3 है, +H और बेटा इंडक्टिव इफेक्ट तो सबसे खराब इफेक्ट होता है, पता नहीं क्यों टीचर पड़े रहते हैं पीछे, ड्यू टू +I, ड्यू टू -I, और सबसे रद्दड़ इफेक्ट है, तुम्हें पता है ये चीज़, पता है ना। इसको कभी कंसिडर करना ही मत, इससे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अब तो तुम सीख चुके हो, अब तो तुम आंसर दो, ठीक है। तो देखो बेटा, ये होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भैया, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ये होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये चीज़ यहाँ पे बतानी पड़ेगी इस केस में, अमाइन के केस में बताना पड़ता है हमें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनेगा, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी कम रहेगी। सेम चीज़ में यहाँ पर भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जी, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनेगा, ठीक है। कौन ज़्यादा छीनेगा, अच्छा ये तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर तो बढ़ा रहा है और ये दोनों घटा रहे हैं, तो इसका मतलब C तो सबसे ज़्यादा हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों में से ज़्यादा कौन घटाएगा, याद करो कनाडा से कौन आया था, और वो भी नाइट में, सूरज आया था, तो कनाडा में नाइट में शाइनिंग सूरज, तो नाइट तो पहले आ गया ना, तो ये सबसे लास्ट में गया, और ये ऑर्डर बन गया इसका। ये ज़रूर यहाँ पे लिखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेसिक नेचर में। यहाँ प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा आपका, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। यहाँ देखिए बेटा थर्ड वाला केस। अच्छा एक और चीज़, ये जो NO2 है मैं इसको देखो इस तरह से लिखता हूँ, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यहाँ पर कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं बताना एक बार। बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी, बैक बॉन्डिंग -M लग रहा है, वेरी गुड, और -I, और कुछ लग रहा है, SIR लग रहा है बेटा, SIR। और इस SIR की वजह से क्या ये लोन पेयर मतलब ये जो NO2 है ये आउट ऑफ प्लेन नहीं चला जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन चला गया तो क्या इसका रेजोनेंस रिंग में जाएगा, नहीं जाएगा। तो -M इफेक्ट इसका लागू करेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, ड्यू टू SIR, ये आउट ऑफ प्लेन हो गया। समझ में आया। यहाँ देखिए साइनाइड पे ये भी -M है, -I है, क्या SIP लगेगा, SIR, अरे लीनियर है ये, प्लेनर नहीं बेटा, लीनियर, प्लेनर होता है XY एक्सिस पे, लीनियर है, तो इसको रोटेट तो करवाएगा लेकिन ये अपनी एक्सिस पे घूमने लग जाएगा बस। तो यहाँ पर नो SIR, कोई SIR नहीं लगेगा, ठीक है। और इसमें ये तो सिंगल एटम हो गया, O नेगेटिव बन जाएगा, O नेगेटिव बनेगा, सिंगल एटम अपनी एक्सिस पे घूमता रहेगा, तो इसके अंदर क्या होगा, लोन पेयर है तो फिर कौन सा लगेगा, +M और -I। समझ में आ गया। अब जरा देखो कौन सा इफेक्ट की हम बात करेंगे। यहाँ पे डोमिनेटिंग ये होगा कि SIR नहीं लग रहा तो M इफेक्ट इसका काम करेगा, सीधी सी बात ये M है। यहाँ पर M पड़ा हुआ तो I इफेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक। अब जरा देखिए यहाँ पर है
माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनेगा, यहाँ पर भी है -m, छीनेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। माइनस वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब जरा सोचो, अगर आप इसका माइनस इफेक्ट लगाते तो छीनने लग जाता, कहानी पूरी गड़बड़ कर बैठते। तो जरा सोचो, ये बेसिक नीचे बढ़ाएगा, जबकि ये दोनों घटाएंगे, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ? उसके बाद इन दोनों में देखो, या -m है या -i है। अगर ऐसा या नहीं लगता तो इसका इफेक्ट m इफेक्ट लगता है ना, और ये पीछे चला जाता है ना, तो देखो कितना फर्क पड़ गया इस बात को। तो फिर कौन होगा? a, और उसके बाद b। समझ में आई बात? हाँ जी, क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ इस पे बात करें, इस साइड का रब कर दूं, थोड़ा सा हॉस्पॉच हो गया, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ एक बार। चलो 6 क्वेश्चन पे कंसिडर लेते हैं यहाँ पे। 6 क्वेश्चन में देखिए बेटा, आप NH2 लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, NH2 लग रहा है, मेटा पोजीशन पे लग रहा है जी। तो यहाँ तो सीधी सीधी बात हो गई, SIP है और SIP है, और SIP एनिलीन में क्या करती है? घटाती है, हमेशा घटाएगी। तो इसका मतलब B इज मोर बेसिक देन A। और वैसे भी बोल सकते थे कि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस I इफेक्ट या प्लस H इफेक्ट, सॉरी प्लस I मेटा पे है ना, तो प्लस I इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। जबकि ऑर्थो पे बढ़ाना जल्दी चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? SIP लग गया। लास्ट क्वेश्चन, हैलोजेंस आ गए, और जहाँ हैलोजन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट लगता है। OH है, OH के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो +m और -i, हालांकि -i कंसिडर नहीं किए क्योंकि डोमिनेटिंग ग्रुप पड़ा है। तो ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो बढ़ाएगा। बाकी सारे के सारे विड्रॉइंग है, घटाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया बेटा? अब इन तीनों में बात करते हैं, ठीक है? क्या करना है हमें? हमारा मकसद क्या है? लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज़्यादा रहे, यही मकसद है ना। -i तो लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। तो आपको बस एक चीज़ देखनी है, क्या देखनी है कि भैया फ्लोरीन, हमें पता है बैक बॉन्डिंग की वजह से ये सब होता है, बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग में ज़्यादा होगी, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और इस रिंग में और ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में कम है तो वो ऊपर से लोन पेयर को अंदर खींचने की कोशिश करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम होगी, और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम होगी तो बेसिक नेचर घटेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है रिंग में, ऊपर भी लोन पेयर है, नीचे भी लोन पेयर है, कोई मतलब ही नहीं, पहले से फुल है, क्यों लेगा? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा हुई कि इसकी ज़्यादा हुई? ए की ज़्यादा हुई। समझ में आई बात? तो ए इसके बाद आएगा, और उसके बाद कौन आएगा? बी, एंड लास्ट में कौन आएगा? सी। तो हैलोजन के केस में हमेशा क्या ध्यान रखना है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है? -i इफेक्ट के थ्रू काम करोगे तो हो गया तुमसे काम, वो कभी नहीं काम कर पाओगे आप, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था Cl जो होता है वो तीनों Cl, Br और I जो तीनों तरह के इफेक्ट शो करते हैं, -m, +m और -i। कब किस केस में डोमिनेटिंग होना है वो देखना पड़ेगा। गॉट इट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। भागो।